किंडरगार्टन से लेकर आज तक मैं और मेरी बचपन की दोस्त कभी 3 दिन से ज़्यादा अलग नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे परिवारों ने हमारी सगाई की बात तय की, उसने पूरे 1 साल तक मुझसे दूरी बना ली। उसने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दिए। उसकी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड तक कहने लगे, फालतू लोग और गू चेन अंदर नहीं जा सकते। मैं बस उसकी नज़र के सामने आ जाऊं, वो तुरंत मुड़कर चली जाती थी। आखिर में उसके दोस्त भी ये सब देखकर परेशान हो गए और मुझे चुपके से लियू रुयान से मिलने ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो कमरे के दरवाजे की दरार से लियू रुयान की ठंडी आवाज का सुनाई दी। इशारा करते ही दौड़कर आने वाला पालतू कुत्ता। न उसमें कोई काबिलियत है न कोई पर्सनैलिटी। उसके साथ सगाई होने से तो मुझे खुद अपनी वैल्यू गिरती हुई लगती है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ था, लेकिन दरवाजा आगे नहीं खोला। मेरे पीछे खड़ी झाओ शुए ने जल्दी से मेरे कान ढक दिए। छोटे, दीदी लियू की बातों पर ध्यान मत दो। उसने ज्यादा पी रखी है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। मैं अभी जाकर उसे सुनाती हूँ। इतना कहकर वह अंदर जाने ही वाली थी कि मैंने उसका बाजू पकड़कर सिर हिला दिया। इतने सालों से मैं बस यही जानना चाहता था कि आखिर लियू रोयान मेरी सगाई से इतनी नफरत क्यों करती है। यहाँ तक कि बात पूरे हाई सोसाइटी सर्कल में फैल गई थी और सबको पता चल गया था। मैंने उसे लगभग 17 साल तक दीदी कहकर बुलाया, लेकिन वो मेरी सगी बहन तो थी नहीं। एक दिन उसे शादी तो करनी ही थी, फिर वो शादी मुझसे क्यों नहीं हो सकती थी। और अब जाकर मुझे जवाब मिल गया। ना तो मैं कम काबिल था, ना ही मैं कम अच्छा दिखता था। असल बात बस इतनी थी कि उसने मुझे कभी बराबरी से देखा ही नहीं। उसकी नज़र में मैं सिर्फ एक छोटा सा पालतू था, जिससे वह मन बहलाती थी, वक्त काटती थी, या फिर बस अपने पास सजावट की तरह रखती थी। झाओ शुए मुझे दिलासा देते हुए लगातार बड़बड़ा रही थी। सु यूं और बाकी लोग भी ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, किसी पर भरोसा ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली। अब ठीक हूं। झाओ दीदी, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगी? मैं अब उससे मिलने नहीं जाना चाहता। ठीक है। हम दोनों अभी मुड़कर प्राइवेट रूम से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी अंदर से दरवाजा खुल गया। हम एक पल के लिए ठिठक गए और दरवाजा खोलने वाली सुयू से आमने सामने हो गए। सुयू को अभी तक पूरी बात पता नहीं थी। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर खींचते हुए बोली, ये पार्टी तो वैसे भी इसलिए रखी गई थी ताकि सब मिलकर लियू रुयान और तुम्हारे बीच सुलह करवा सकें। सुयू मुझे खींचकर लियू रुयान के सामने बैठा देती है। फिर लियू रुयान से कहती है, लियू दीदी, अगर आपको अपने परिवार के खिलाफ जाना भी है तो कम से कम शियाओ चेन के साथ ऐसा मत कीजिए। हम सब उसे बचपन से जानते हैं। आप दोनों आराम से बात कीजिए, वरना आपकी ये कड़वी बातें और अंदर का नरम दिल कहीं बड़ा गलतफहमी ना पैदा कर दे। जब से मैं कमरे में आया था, लियू रुयान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया, लेकिन जिस तरह वह गिलास पकड़े हुई थी, उससे साफ दिख रहा था कि वह खुद को रोक रही है। जाओ जुए ने इशारे से सुयू को सिर हिलाकर कुछ समझाया। इससे पहले कि जाओ जुए मुझे उठाकर बाहर ले जाती, लियू रुयन आखिर बोल पड़ी, गुचेन, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने पहले ही कहा था ना, जब तक मेरे दादाजी और मम्मी पापा अपना फैसला नहीं बदलते, तब तक हमें नहीं मिलना चाहिए। फिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने सिर झुका लिया। समझ नहीं आया क्या कहूँ। पूरे प्राइवेट रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। पिछली बार लियू रोयान इतनी गुस्सा तब हुई थी जब उसकी एक सीनियर, जिससे उसके अच्छे रिश्ते थे, ने मुझे प्रपोज कर दिया था। जाओ जुए ने हल्की सी सांस भरी, फिर कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों को बाहर जाने का इशारा किया ताकि मैं और लियू रुयान अकेले बात कर सकें। लियू रुयान ने चिढ़कर एक घूंट शराब पी ली। छोटे चेन, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें कभी एक मर्द की तरह देखा ही नहीं। मेरे पीछे घूमने में जो समय बर्बाद करते हो, उससे अच्छा खुद को बेहतर बनाओ। पूरे दिन बस औरतों के आसपास मंडराते रहते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भविष्य में जब मैं पूरी कंपनी संभालूंगी तो मुझे अक्सर बिजनेस ट्रिप और मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या हर जगह तुम्हें भी अपने साथ लेकर घूमूं? मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर बर्फीले समंदर में डूब गया हो। सारा बदन ठंडा पड़ गया और मुझ में जवाब देने की भी ताकत नहीं बची। इतने सालों से वो मुझे ऐसे देखती थी। इसलिए अच्छे से रहो और मुझसे थोड़ा दूर रहो। शायद दादाजी भी अब यह रिश्ता छोड़ने वाले हैं। मैं समझ गया। अब आगे से मैं झाओ शुए और बाकी लोगों से तुम्हें ढूंढने की जिद नहीं करूंगा। अब परेशान नहीं करूंगा। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूमने लगीं। पहले मैं इन्हें अपनी सबसे कीमती यादें समझता था, लेकिन अब ये सब कितना मजाक जैसा लग रहा था।
मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया कि हाई स्कूल के बाद से ही लियू रुयान मेरे प्रति धीरे धीरे चिढ़ने लगी थी। उसका मेरे कपड़ों और मेरे तौर तरीकों को बिना छिपाए नापसंद करना। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि सीनियर दीदी ने मुझे प्रपोज किया है, तो उसने अनजाने में कह दिया था, अरे, इसे भी कोई पसंद कर सकता है। मैंने सिर उठाकर गंभीरता से उसकी तरफ देखा। रुयान दीदी, बचपन में आपने मेरी जान बचाई थी। उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं समझ गया हूं, आगे से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं उठ गया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला आया। वापस विला पहुंचकर मैंने लाइट जलाई। पूरा घर पहले जैसा ही था। माँ पापा सालों से ज्यादातर बाहर ही रहते थे और दादाजी तो पहाड़ों में जाकर शांत जिंदगी बिता रहे थे। लियू रुयान की माँ ने बताया था कि मेरे जन्म के बाद घर में सिर्फ एक आया मेरी देखभाल करती थी। जब मैं 3 साल का था, एक दिन आया सब्जी खरीदने बाहर गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। मैं भागते हुए बाहर निकल गया और सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। उसी समय आंगन में खेल रही लियू रुयान ने मेरे रोने की आवाज़ सुनी और मुझे अपने घर ले आई। उसके बाद लगभग 10-15 साल तक मैं हमेशा लियू रुयान के पीछे पीछे बड़ा हुआ। मैंने उसी के साथ एक ही प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। जब मेरे चुपचाप और अकेले स्वभाव की वजह से लोग मुझे परेशान करते थे, तब लियू रुयान ही मेरे लिए खड़ी होती थी। उसी ने मुझे सिखाया कि खुद को कैसे बचाना है। अगर हिसाब लगाऊं तो मेरी जिंदगी में लियू रुयान ने मेरे तथाकथित माता पिता से भी ज्यादा समय बिताया था। मैं उस पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुका था कि जब उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू की, तो मैं घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया अचानक खाली हो गई हो। एक साल लंबा नहीं होता, लेकिन यह साल पिछले कई सालों से भी ज्यादा मुश्किल था। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के अप्रूवल मेल को खाली नजरों से देख रहा था। मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे अपना माहौल बदलना चाहिए, कुछ नए शौक अपनाने चाहिए ताकि ध्यान दूसरी तरफ जा सके। पहले सोचा था कि इस बारे में ल्यूरोयान को बता दूं, लेकिन फिर खुद पर ही हंसी आ गई। वो तो कब से चाहती थी कि मैं उससे जितना दूर रहूं, उतना अच्छा। जाते समय मैंने सिर्फ मम्मी पापा को एक मैसेज भेजा। वैसे भी उन्हें शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विदेश पहुंचने के बाद बड़ी मुश्किलों से सारे कागजी काम और किराए का घर संभाला, लेकिन जितना मुश्किल मैंने सोचा था, उतना नहीं निकला। कॉलेज शुरू होने से पहले मैं आसपास के कई शहरों में घूमने और नई चीज़ें देखने चला गया। मनोवैज्ञानिक सही कह रहा था। घर से बाहर निकलने और नई जगह देखने से इंसान की सोच बदलने लगती है, आदतें भी बदल जाती हैं। 3 बार चोरी होने और ना जाने कितनी बार परेशान किए जाने के बाद मैंने फाइटिंग सीखने का फैसला किया। अब मेरे लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं था। मुझे खुद को बचाना सीखना था। विदेश में कॉलेज शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे। तभी अचानक मुझे जो शू का फोन आया। शियाओ चेन, तुम विदेश चले गए और हमें बताया तक नहीं, वो भी हमें तुम्हारे क्लासमेट से अचानक पता चला। मैंने हल्की आवाज में कहा, बस पढ़ाई के साथ थोड़ा मन बदलने आया हूँ। कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो अब वहां तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? जहां रह रहे हो वो जगह सुरक्षित है ना? सब बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक। चाहो तो अपनी दीदी को बता दो, वहां उसके कुछ जानने वाले लोग हैं। जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन कोई भी बात हो तो तुरंत संपर्क करना। ऑफिस में जो शिव ने कॉल कटने के बाद फोन स्क्रीन बंद कर दी। अब तो काफी बड़े हो गए हो। सामने बैठी लियू रुयान का चेहरा ठंडा पड़ा हुआ था। जाओ जुए ने बेबसी से कहा, अरे लियू जी, आपने ही तो उसे कहा था कि वो आपसे संपर्क न करे। जाओ शुए सोफे पर बैठी हुई गूचेन के एक्सचेंज स्टूडेंट वाले आवेदन फॉर्म को देख रही थी। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे दूर रहने का मतलब ये तो नहीं कि एक फोन भी ना करे। जाओ जुए ने तुरंत आंखें घुमाई। अरे मेरी महारानी, जरा अपना ब्लैकलिस्ट तो देखो। उस वक्त खुद आपने कहा था कि अगर दिखावा करना है तो पूरा असली लगना चाहिए, और सीधे उसे ब्लॉक कर दिया। अब बताओ, वो तुमसे कैसे संपर्क करता? अगर मेरी जगह होता तो मैं भी तुम्हें इग्नोर करती। जाओ जुए ल्यूरू यान की बचपन की दोस्त थी। उसने गूचेन को भी बचपन से बड़ा होते देखा था, इसलिए गूजिया के हालात के बारे में भी काफी कुछ जानती थी। बचपन से ही उसे न पिता का प्यार मिला, न माँ का। वह वैसे भी कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन ना जाने क्यों सिर्फ लियूरू यान के पीछे ही घूमता रहता था। और दूसरी तरफ लियूरू यान के मन में उसके लिए कभी वैसा प्रेम नहीं था।
अब जब लड़का सच में दूर चला गया था तो वही ल्यूरुयान बाहर से सख्त बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर उसे उसकी चिंता खाई जा रही थी। जो करना है करो, जितना ड्रामा करना है करो। जाओ जुए के जाने के बाद ल्यूरुयान ने थके हुए अंदाज में अपनी कनपटियां दबाईं। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी अटक गई थी। न निगली जा रही थी, न बाहर निकल रही थी। ये एहसास उस दिन से भी ज्यादा परेशान कर रहा था जब उसने गू चेन के स्टूडियो में अपनी ही अनगिनत पोर्ट्रेट पेंटिंग्स देखी थीं। दोनों परिवारों के दादाओं ने मिलकर उस पर दबाव डाला कि वह गूचेन के साथ सगाई कर ले, लेकिन शाओचेन अभी सिर्फ थर्ड ईयर में था, कभी प्यार तक नहीं किया था। ऐसा बच्चा आखिर क्या समझता? लियूरू यान फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करती रही। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने दी दी अश्न वाले कॉन्टैक्ट को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाला। फिर इंटरकॉम पर सेक्रेटरी जी को अंदर बुलाया। सेक्रेटरी जी के होंठों पर एक पल के लिए संतोष भरी मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। लगता है मेरी बताई हुई सख्त रवैये वाली शिक्षा काम कर रही है। गूशव ये को बचपन से किसी ने ठीक से संभाला नहीं। गलती करता था तो कोई टोकने वाला भी नहीं था। अब देखिए, कॉलेज के तीसरे साल में पहुंच गया है, फिर भी पूरा दिन बस आपके पीछे पीछे घूमता रहता है। ऐसे में उसका भविष्य क्या होगा? जिस लड़के की अपनी कोई पहचान या सोच ही ना हो, अगर आप उससे सख्ती से बात नहीं करेंगी तो वो कभी खुद खड़ा होना नहीं सीखेगा, हमेशा दूसरों पर निर्भर रह जाएगा। सेक्रेटरी जी मुस्कुराते हुए बोली, और फिर ये जरूरी तो नहीं कि विदेश जाकर यंग मास्टर गू में कोई खास बदलाव आ जाए। हो सकता है वो बस उपन्यासों वाले तरीके सीख रहा हो, थोड़ा दूरी बनाकर ध्यान खींचने वाला खेल। लेकिन दूरी भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। लियू रुयेन कुछ सोच में पड़ गई। लेकिन वो तो कभी घर से इतनी दूर गया ही नहीं, सेक्रेटरी जी ने बेफिक्र अंदाज में कहा। गू साहब अब कॉलेज के तीसरे साल में हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं आता होगा? मैं तो हाई स्कूल खत्म करते ही अकेले अनजान शहर में पढ़ने चली गई थी। इतनी भी मुश्किल नहीं होती चीजें। लड़कों को इतना संभाल संभाल कर पालने की जरूरत नहीं होती। लियू रुयेन ने दोबारा सोचा तो बात गलत भी नहीं लगी। शायद श्याओ चेन ने जिंदगी में बहुत कम लड़कियां देखी थीं, इसलिए उसने अपने लगाव और पारिवारिक स्नेह को प्यार समझ लिया था। शायद अब समय आ गया था कि वह बाहर जाकर खुद दुनिया देखे और अपने दम पर आगे बढ़ना सीखे। उसने तुरंत सेक्रेटरी जी से विदेश जाने वाली फ्लाइट कैंसिल करने को कहा और फिर दोबारा कंपनी के काम में लग गई। उधर दूसरी तरफ कोच को हल्का सा इशारा करने के बाद उसने बंदूक नीचे रख दी, कलाई घुमाकर आराम किया। इस बार उसकी शूटिंग पिछली बार से काफी बेहतर रही थी। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटा और दिमाग को खाली करने की कोशिश की। दोपहर में अभी फाइटिंग क्लास थी और रात को भी जल्दी वापस जाना था, नहीं तो फिर उस परेशान करने वाले पड़ोसी से सामना हो जाता। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, सामने से एक बेहद खूबसूरत एशियाई महिला आती दिखी। मैंने सिर झुकाकर रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। माफ कीजिए, क्या आप गू चेन हैं? उसकी मंदारिन बेहद फ्लुएंट थी। जी हाँ, लेकिन आप? मैंने हैरानी से सिर उठाकर पूछा। उस महिला के पूरे व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास और ठहराव था। सबसे खास बात, उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। वह मेरा नाम बाई निंगबिंग है। मैं लियू रुयान की दोस्त हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम अकेले यहाँ पढ़ाई करने आए हो, इसलिए वह थोड़ा चिंतित है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, जिस अपार्टमेंट में तुम रह रहे हो, वहां की सुरक्षा ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी रहने की जगह अरेंज कर दी है। अगर चाहो तो पहले लियो रुयान से फोन पर बात भी कर सकते हो। बाई निंगबिंग ने दिल बनाने वाला इशारा किया। हम दोनों बगल वाले कैफे में जाकर बैठ गए। उसने अपना फोन निकाला, किसी को कॉल मिलाई। फोन जुड़ने के बाद उसने थोड़ी देर हालचाल पूछा, फिर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। शाओ चेन बाई निंगबिंग बाई फैमिली से है। उनका लियू फैमिली के साथ थोड़ा बिजनेस संबंध है। रहने की जगह वो तुम्हारे लिए अरेंज कर देगी और रोजमर्रा की किसी भी चीज के लिए तुम उससे पूछ सकते हो। मैंने खुद को संभाला। वह जानी पहचानी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं फिर उस समय में लौट गया हूं जब लियू रुयान मुझसे दूर भागना शुरू नहीं हुई थी। शायद वक्त की वजह से, शायद इतनी दूरी की वजह से, या शायद पूरे एक साल खुद को उससे दूर रखने का असर था। मुझे वैसा दर्द महसूस नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर उसने दोबारा कहा, लेकिन किसी कमजोर इंसान की तरह उस पर निर्भर मत हो जाना। थोड़ा खुद से जीना सीखो और अपने अंदर कुछ सुधार लाओ।
समझ गया। कॉल खत्म होने के बाद मैंने फोन दोनों हाथों से वापस बाइनिंग बिंग को दे दिया और चुपचाप उसके साथ कार में बैठ गया। चूंकि वह बिजनेस पार्टनर थी तो तय था कि लियू रोयान ने उसे मेरे बारे में कुछ जिम्मेदारी या फायदा दिया होगा। विदेश में अपनी सुरक्षा के लिए मैं बेवजह जिद नहीं करना चाहता था। कार में बैठते ही बाई निंगबिंग ने सीधे फोन किया और लोगों को मेरा सामान पैक करने का आदेश दिया। उसके बाद वह मुझे एक चीनी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गई। 1 घंटे बाद ड्राइवर ने गाड़ी सीधे एक बड़े से एस्टेट के अंदर पहुंचा दी। कू साहब, आइए। धन्यवाद मिस बाई। गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा कि बटलर और कई नौकर पहले से इंतजार कर रहे थे। बाई निंगबिंग ने इशारा किया कि मैं उसके साथ अंदर चलूं। तुम मुझे मिस कहकर बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे विदेश जाने से पहले, जब तुम 7 साल के थे, हम लियू परिवार में कई बार मिले थे। मैंने हैरानी से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह हल्का मुस्कुराई। उस समय तुम और लियू रूयान लुका छिपी खेल रहे थे। दौड़ते हुए तुम सीधे आकर मेरी टांग से टकरा गए थे, फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे थे। बाइनिंग बिंग को उस समय की बात बहुत अच्छे से याद थी। तब वह अपने पिता के साथ ल्यूरू यान के घर गई थी। जैसे ही अंदर गई, एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आकर उससे टकरा गया। उस उम्र के बच्चे अगर दर्द से टकराते तो जोर जोर से रो पड़ते, लेकिन छोटा गू चैन बस अपनी नाक पकड़कर जमीन पर बैठ गया। बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप आंसू बहाने लगा। वह अभी उसे दिलासा देने ही वाली थी कि छोटे बच्चे ने खुद ही अपने आंसू पोंछे और धीरे से खुद से बोला, शाओ चेन, दर्द नहीं हो रहा। फिर उठकर भाग गया। आज सुबह असिस्टेंट से मिली जानकारी याद करके बाइनिंग बिंग ने अंदाजा लगाया कि शायद उसे बहुत दर्द हुआ था। बस उसे मनाने वाला कोई नहीं था। उस समय ल्यूरू यान खुद भी सिर्फ 9 साल की बच्ची थी और ल्यू परिवार के माता पिता के पास भी इस पड़ोसी बच्चे की देखभाल का समय नहीं था। तब बाइनिंग बिंग ने मन ही मन सोचा था कि अगर इस बच्चे का कोई नहीं है तो क्यों ना उसे अपने साथ विदेश ले जाकर खुद पाले। किसने सोचा था कि 10 साल से भी ज्यादा समय बाद बचपन की वही इच्छा सच हो जाएगी। पता ही नहीं चला और हम दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। एक खुला हुआ कमरा था जहां एक महिला और 2-3 नौकर मेरे सामान को व्यवस्थित कर रहे थे। हमें देखकर वह महिला बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, बाई मैम, गू साहब, आपने तो कहा था कि इन्हें साउथ वाले फ्लैट में रखना है, फिर अचानक आपके एस्टेट में क्यों ले आए? यह सुनकर मैंने भी सिर उठाकर बाइनिंग बिंग की तरफ देखा। वह थोड़ा असहज होकर अपनी नाक छूते हुए बोली, उधर मेरी कजिन कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली है, इसलिए फिलहाल गू साहब को यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद के दिन काफ़ी शांतिपूर्ण बीते। बाइनिंग बिंग ने तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में मेरे लिए एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो भी बनवा दिया। जब मेरी क्लास नहीं होती तो मैं वहीं बैठकर पेंटिंग करता था। बाइनिंग बिंग भी अक्सर उसी स्टडी में काम करती रहती। कभी कभी वह मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरी पेंटिंग्स देखती और मजाक में कहती, मैं अभी से तुम्हारी पेंटिंग संभाल कर रख रही हूँ, क्या पता भविष्य में किसी बड़े मास्टर की कलाकृतियाँ बन जाए। जब मैंने शूटिंग और फाइटिंग सीखनी शुरू की, तब उसने खुद आगे बढ़कर मेरी कोच बनने की जिद की। मेरे कपड़े हमेशा सिंपल स्पोर्ट्स स्टाइल के होते थे, तो उसने सीधे बड़े लग्जरी ब्रांड से मेरे लिए ढेर सारे मैचिंग आउटफिट्स भिजवा दिए। उसकी पसंद सच में बहुत अच्छी थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतने स्टाइलिश और हैंडसम लग सकता हूँ। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही शांत तरीके से चलती रहेगी। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि पूरे एस्टेट का माहौल कुछ अलग है। तभी बटलर ने आकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। गू साहब, एस्टेट की पूरी सफाई और बड़ा काम होने वाला है, इसीलिए आपको कुछ दिनों के लिए होटल में रहना होगा। ड्राइवर और नौकर भी आपके साथ रहेंगे। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने उंगलियों से दरवाजे के फ्रेम को हल्के से खुरचा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद आखिर पूछ ही लिया, तो क्या दीदी बाई भी होटल में रहेंगी? उस पल मेरा दिल अचानक भारी हो गया। ना जाने क्यों यह सब मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। क्या बाई निंगबिंग भी अब मुझसे परेशान हो गई थी, जबकि मुझे यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। मैडम को बिजनेस ट्रिप पर जाना है। उनके लौटने के बाद वो खुद आकर आपको वापस ले जाएंगी। मैंने हाथ कसकर भींच लिया, दिल में उठ रही कसक को दबाया और धीरे से कहा, ठीक है, कब निकलना है? अभी भी जा सकते हैं। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। दरवाज़ा बंद करते ही मैं खुद पर हल्का सा हंस पड़ा। कुछ नया तो था नहीं, ये पहली बार थोड़ी था।
इन 3 महीनों में बाय निंगबिंग के साथ बिताए समय को याद करते हुए कई बार मुझे लगता था जैसे मुझे अपने जैसा कोई इंसान मिल गया हो। उसकी कुछ आदतन हरकतें, छोटी छोटी ऑब्सेसिव आदतें और मेरे कहे हर शब्द को जिस तरह वो समझता था। लेकिन छोड़ो, शायद सच में उसे कोई ज़रूरी काम होगा। मैं बैकपैक लेकर नीचे उतरा। पूरे मेंशन में अब लगभग सारे नौकर जा चुके थे, सिर्फ बटलर और ड्राइवर बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में अजीब सा ख्याल आया, कहीं बायनिंग बिंग दिवालिया तो नहीं हो गया। मैं खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ा, लेकिन हंसते हंसते पानी गलत जगह अटक गया और खांसी छूट गई। मैंने बटलर को हाथ से इशारा किया और तुरंत मुड़कर किचन में पानी लेने भाग गया। अब तक भी मुझे इस हवेली की पूरी तरह आदत नहीं हुई थी। जगह इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं। पानी पीकर लौटते समय मैं एक आधा खुला कमरा पार कर रहा था, तभी अंदर से कांच टूटने की हल्की आवाज आई। मैं ठिठक गया। अभी तो कहा गया था कि सब लोग जा चुके हैं, तो फिर अंदर कौन है? क्या बायजू बिंग ने कोई पालतू जानवर रखा है, या फिर कोई इंसान? जिज्ञासा सच में मुसीबत बुला लेती है। मैं वापस रसोई में गया, वहां से एक चाकू उठा लाया और फिर उस आधे खुले दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला। दरवाजे के पीछे नीचे जाती सीढ़ियां थीं। ये बेसमेंट है क्या? सीढ़ियों के किनारे लगी लाइटें जल रही थीं और दीवारों पर खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए थे। मैंने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में चाकू पकड़ा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे जाकर एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने सोचा यहीं रुक जाना चाहिए, अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी अंदर से एक जानी पहचानी आवाज में सुनाई दी। भले ही वो सिर्फ दबा हुआ कराहने जैसा स्वर था, लेकिन मैं तुरंत पहचान गया। वो बायजू बिंग की आवाज थी। मैंने मुड़कर दरवाजा खोल दिया। अंदर जमीन पर टूटा बिखरा बैठा इंसान सच में वही था। फर्श पर रेड वाइन की बोतल के टूटे हुए टुकड़े फैले पड़े थे। बायजू बिंग के दाहिने हाथ में कांच का एक टुकड़ा कसकर पकड़ा हुआ था और बायां हाथ दीवार पर मुक्के मारने की वजह से बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उस पल मेरे सामने दो ही विकल्प थे, दरवाजा बंद करके भाग जाऊं या फिर बेवजह की दया दिखाऊं। आखिरकार मैं दरवाजे के पास ही खड़ा होकर बोल पड़ा, बायजू बिंग, तुम ठीक हो? जमीन पर बैठा उसका शरीर अचानक जड़ हो गया। पूरा बदन तन गया, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उससे बात करेगा। फिर उसने मुड़कर दरवाजे पर खड़े मुझे देखा। शाओ चेन, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? क्या बटलर तुम्हें लेकर नहीं गया? बायजू बिंग ने हमेशा की तरह एक नरम मुस्कान खींची। अगर उसके कांपते हुए बाएं हाथ को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैं कई मिनट तक उलझा खड़ा रहा। अब तो मुझे खुद पछतावा होने लगा था कि मैंने उसे आवाज क्यों दी। तो मैं पहले चला जाता हूं, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाथ की चोट का ध्यान रखना, इलाज करवा लेना। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक औरत की धीमी सी विनती सुनाई दी। मत जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। डरो मत। बस बुरे सपनों की वजह से नींद नहीं आ रही? श्याओ चेन, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रह सकते हो? मैं बेसमेंट से बाहर आया तो देखा कि बटलर अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। कू साहब, अब आपका क्या इरादा है? मैं उसकी देखभाल करूंगा। अभी वाइट दीदी ने आपको फोन किया होगा। जी गू साहब, मिस बाई को कोई डरावनी बीमारी नहीं है, बस उनकी माँ की बरसी करीब आ रही है, इसलिए उनके मन पर पुराना साया फिर से लौट आया है। मैं मेडिकल बॉक्स लेकर दोबारा बेसमेंट में गया, उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया और उसके घावों पर पट्टी बांधने लगा। तुम पूछोगे नहीं? पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम कहना चाहो तो मैं सुन सकता हूं। कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद 3 दिन तक सब कुछ ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे और बाई निंगबिंग के बीच एक हल्का सा अनकहा एहसास पैदा हो गया था। शाओ चेन, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? बाई निंगबिंग मेरे पास बैठी थी, होठों पर हल्की मुस्कान ली। बिल्कुल कर सकता हूं। बाई निंगबिंग ने भौहें उठाई। मैंने अभी ये तो बताया ही नहीं कि कैसी मदद। बाई दीदी जैसी हैसियत और दौलत वाली इंसान को मैं कोई चीज़ दिलाने में मदद नहीं कर सकता। मेरे ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स भी नहीं हैं, इसलिए किसी से मिलवाने वाली बात भी नहीं हो सकती। तो फिर बस मैं खुद ही थोड़ा काम का हूँ। या तो पेंटिंग बनवानी होगी, या फिर आपको किसी मौके पर मेरे साथ जाना होगा। मैंने कंधे उचकाए। ज़्यादा संभावना यही थी कि वह चाहती थी मैं उसके मेल पार्टनर की तरह किसी इवेंट में साथ चलूं। काफ़ी स्मार्ट हो, वह मुस्कुराई। मैं तुम्हें अपनी मौसी मैडम ग्वार्दी के डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ।
मेरी मौसी को हमेशा मुझे अपने जान पहचान वाले रईस घरानों के लड़कों से मिलवाने का बड़ा शौक था। हर बार उनके हाथों से बचकर निकलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पहले मेरे आसपास कोई ऐसा पुरुष नहीं था जिससे मेरी खास नज़दीकी हो, लेकिन अब तुम आ गए हो तो बिल्कुल सही मौका मिल गया। मैंने बिना झिझक तुरंत हामी भर दी। हालांकि बचपन से मुझे किसी ने खास तौर पर संभाला या सिखाया नहीं था, लेकिन पैसों और सुविधाओं की कभी कमी नहीं रही। इसीलिए जो भी सीखना ज़रूरी था वो मैंने खुद लोगों को ढूंढ कर सीख लिया था। उसी दिन सुबह बाई निंगबिंग खुद मेरे कमरे में सूट लेकर आई। पूरा डिज़ाइन बेहद शाही और दमदार था। कपड़े बदलने के बाद स्टाइलिस्ट ने उसी सूट के हिसाब से मेरे बाल भी सेट किए। मैं दूसरी मंजिल पर खड़ा था। आवाज़ सुनकर बाई निंगबिंग ने सोफे से सिर उठाया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी गहरी आंखें हल्का सा फैल गईं। उसने बिना कोई परवाह किए अपनी हैरानी और मेरे लिए तारीफ भरी नज़रें साफ जाहिर कर दी। फिर वह तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ी और मेरे लिए हाथ बढ़ाने लायक एक सीढ़ी ऊपर रुक गई। मैंने हल्का सा झुककर एक जेंटलमैन की तरह अभिवादन किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस खूबसूरत राजकुमारी को क्या मेरे साथ इस डिनर पार्टी में चलना मंजूर होगा? वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। तुम सच में बहुत बचकाने हो। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। दोनों नीचे उतरने ही वाले थे कि उसने महसूस किया सामने खड़ी महिला हिली ही नहीं। वह उलझन में ऊपर देखने लगी और आंखों से पूछा, क्या हुआ? शाओ चेन, यहाँ आने के बाद ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा है। पता है मैंने तुम्हारे लिए ये सूट क्यों चुना? मैंने सिर हिलाकर ना कहा। सिर्फ इसलिए मत मुरझाओ क्योंकि किसी की नज़र तुम्हारी कद्र नहीं कर पाई। तुम खुद में पहले से ही काफ़ी आकर्षक हो, चाहे तुम्हारा बाहरी रूप हो या तुम्हारी आत्मा। उस रात की डिनर पार्टी बहुत अच्छे से खत्म हुई। मैडम ग्वार्दी को मैं बेहद पसंद आया और बै निंगबिंग के आसपास भी वैसा कोई रईस नौजवान नहीं दिखा जैसा उसने पहले कहा था। कहा था मुझे ढाल बनाओगी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि उसका कोई असर हुआ है। बाई निंगबिंग ने हल्का सा सिर झुकाया। असल में कोई एक नौजवान इतना ज्यादा चमक रहा है। मैंने सिर उठाकर उनकी नरम आंखों में देखा। शांत, लेकिन उस शांति के भीतर जैसे उफनती हुई भावनाएं छिपी थीं। इन कुछ महीनों में मुझे भी महसूस होने लगा था कि उनका मेरे प्रति रवैया अलग है। वो न दया थी, न सिर्फ शिष्टाचार, और न ही किसी बड़े का छोटे के लिए स्नेह, बल्कि उसमें अपनापन और प्रशंसा थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनकी कमर पर रखा मेरा हाथ थोड़ा डगमगा गया और अगले ही पल वो पूरा शरीर मेरे सीने से आ लगा। सॉरी, मैं थोड़ा बहक गई। मुंह से माफ़ी ज़रूर मांग रही थी, लेकिन मेरे बाहों में पड़े रहने का उनका इरादा ज़रा भी नहीं लग रहा था। मैं हल्का मुस्कुराया। मिस बाई, क्या आपने उस समय हिंदी? नहीं, मेरा मतलब भाषा की पढ़ाई पूरी किए बिना ही विदेश चली गई थी। आई लव यू वाला उसका कन्फेशन सच में काफी पुराना और घिसा पिटा था। मैं मुंह से तो उसे कोस रही थी, लेकिन उसके दिल की बात समझ चुकी थी। गाना खत्म होते ही मैंने उसे हल्के से अपने पास से दूर किया, लेकिन बाई निंगबिंग ने बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक रिएक्ट नहीं किया। मैं बस 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों तरफ आ गईं और उसने सीधे मुझे किस कर लिया। आसपास खड़े लोग हैरानी से चीख उठे। वह मुझे किस करते हुए ही पूरे गाड़ी मैनर से बाहर ले गया। मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर ही रुका, फिर मुझे कार में बिठाया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। पूरे रास्ते हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जब हम बाय निंगबिंग मैनर लौटे तो उसने मुझे फिर कई बार किस किया। उसकी हर हरकत बेहद नरम थी, लेकिन उसमें इनकार की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। वह मुझे फ्रंट हॉल से होते हुए सीधे बगीचे के बीच तक ले गया और तभी आखिरकार मुझे छोड़ा। बाय निंगबिंग ने मेरी तरफ देखते हुए धीमे से पूछा, गुचैन, तुमने मुझे ठुकराया नहीं, तो बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? मैंने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। शूटिंग क्लब में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं काफी देर तक बाहर खड़ा होकर तुम्हें देखता रहा। तुम इतने नाजुक लग रहे थे कि जैसे एक हाथ से तोड़ दिए जाओ, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो बेरहमी और ठंडापन था, वही मुझे सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने उसका हाथ झटक दिया जो मेरे चेहरे को छू रहा था। तुम्हारा ये जुनूनी एक्सप्रेशन सच में किसी साइको जैसा लगता है। तो क्या हुआ? मैंने सामने खड़ी उस औरत को देखा जो अब अपने असली नुकीले दांत दिखा चुकी थी। उस बेसमेंट में तुमने लगातार 3 दिन मेरा साथ दिया था।
उसी वक्त मैंने सोचा था, कितना अच्छा होता अगर तुम हमेशा मेरे पास रहते। बाइनिंग बिंग का हाथ धीरे से मेरे गाल पर आकर ठहर गया। फिर अनजाने में उसकी उंगलियां मेरी गर्दन तक सरक गईं। उसने हल्का सा दबाव डाला। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी उसी के हाथ में हो। उसका अंदाज हावी होने वाला था, और पागलपन की हद तक जुनूनी भी। मेरे बन जाओ। मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा प्रेमी। तुम जिस भी रिश्ते की ख्वाहिश करो, मैं वो सब बन जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना पूरा प्यार दूंगा, और मैं खुद भी पूरी तरह सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मैं उस सारे प्यार वाले वादे के आकर्षण में पूरी तरह डूब गया था। मैंने खुद को कहते सुना, ठीक है। उसकी बेचैन सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं, जैसे किसी ने मुझे फिर से ऑक्सीजन दे दी हो, और साथ ही जैसे वह मेरी पूरी आत्मा को निगल लेना चाहता हो। अगली सुबह मैं फोन की घंटी से जागा। मेरा फोन तो हमेशा साइलेंट पर रहता था। इस देश में आने के बाद मैंने अपना नंबर बायजू बिंग के अलावा किसी को नहीं दिया था। घंटी लगातार बज रही थी, और मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मैं झुंझलाकर उठने ही वाला था कि फोन उठाकर फेंक दूं, तभी एक हाथ धीरे से मेरे चेहरे पर आकर ठहर गया। वह हल्के हल्के मुझे शांत करने लगा, जिससे मैंने अपने होंठों को दांतों से काटना छोड़ दिया। मेरे कानों में बायजू बिंग की धीमी आवाज गूंजी, कुछ नहीं, मेरा फोन है। ये कहकर उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर डाली। न उसने कॉल काटी, न रिसीव की। मैंने आंखें खोली। बायजू बिंग अभी भी मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने ऊपर देखा तो उसने हल्की मुस्कान के साथ भौहें उठाई। ल्यूरू यन है, उठाऊं? उस औरत ने झुककर मेरे होंठों पर हल्का सा किस किया। मैंने आंखें घुमाई और हाथ बढ़ाकर कहा, फोन मुझे दो। बाई निंगबिंग ने कहा, सुना है कल तुम शाओ चेन को डांस पार्टी में लेकर गए थे। सच में उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। वो ऐसे मौकों का आदी नहीं है। उसने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी? मैं हल्का सा खांस कर बोला, मैंने निंगबिंग को कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि उसकी हर बात मानी। इतनी मानी कि एक ही बिस्तर तक पहुंच गए। मन ही मन मैंने कल रात वाली खुद की हालत को कोसा, जब उस औरत की बातों में पूरी तरह बहक गया था। बाई निंगबिंग मुस्कुराई। शाओ चेन, सुबह जल्दी उठने की आदत अच्छी है, इसे बनाए रखना। शायद लियू रुयान को लगा कि हम दोनों पहले ही उठकर नाश्ता कर चुके हैं, इसलिए मैंने भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है दीदी। कुछ देर बेकार की हल्की फुल्की बातें करने के बाद लियू रुयान ने फोन काट दिया। उधर लियू रुयान अपने कुछ दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स में खड़ी थी। फांग परिवार की छोटी बेटी बड़े गर्व से बोली, देखा, मैंने कहा था ना। कल मेरी बहन मैडम गोल्डी की डिनर पार्टी में गई थी, और उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि वो लड़का लियू दीदी के घर वाला गू दीदी है। लियू रुयान ने फ़ोन की कॉल स्क्रीन को देखते हुए गहरी और समझ न आने वाली नज़रों से देखा। कोई फ़ोटो है? हाँ, है ना। मेरी दीदी ने मुझे भेजी थी। कुछ छोटे भाई ने देश में रहते हुए कभी इतना स्टाइलिश ड्रेसअप नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी बड़ी बहन बनकर उसे ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं देती थी? फांग मेई अभी भी बेफिक्री से मजाक कर रही थी, लेकिन कुछ सूखी हंसी के बाद उसे माहौल का अजीबपन महसूस हुआ। फोटो मुझे दिखाओ। लियू रुयान की आवाज पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। ठीक है। जैसे ही फांग मेई ने चैट खोली, लियू रुयान ने तुरंत फोन छीन लिया। फांग परिवार की बड़ी बेटी ने 10 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थीं। कुछ में गू चेन और बाई निंगबिंग हाथों में हाथ डालकर हॉल में एंट्री कर रहे थे। कुछ में दोनों डांस फ्लोर पर साथ नाच रहे थे, और कुछ में बाई निंगबिंग ने गू चेन को दीवार के कोने में रोक रखा था, फिर उसे किस करके वहां से चला गया था। साथ ही फांग परिवार की बड़ी बेटी ने कुछ मैसेज भी भेजे थे। छोटी बहन देखना, ये दोनों पक्का रिलेशनशिप में है ना? माँ तो कह रही थी कि जाकर उससे मिलो भी, लेकिन पता चला कि वो तो पहले से ही किसी का हो चुका है। सच कहूं तो गू परिवार का छोटा बेटा बहुत ही हैंडसम है। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा और भी काला पड़ने लगा, जबकि फांग मेई लगातार बोलती जा रही थी, दीदी, जरा धीरे फोन पकड़ो, अभी टूट जाएगा। उसने जल्दी से अपना फोन उसके हाथों से छुड़ाया। जाओ जुए ने भी फोटो देखी और हल्की सांस लेकर लियू रुयन को समझाने की कोशिश की। छोटा चेन सूट पहनकर सच में काफी अच्छा लग रहा है। अब तो वो पार्टी में भी आने लगा है, मतलब पहले से बेहतर हो रहा है। लेकिन ल्यू रुयान ने झटके से उसके कंधे पर रखा हाथ हटा दिया और दांत भींचकर बोली, बै
निंगबिन, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। बाय निंगबिन के साथ रहने के बाद मुझे अचानक लगने लगा कि पूरी दुनिया ही बदल गई है। रिश्ता तय होने के अगले ही दिन उसने अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर करने वाले कागज मेरे हाथ में दे दिए। उसने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जिस हवेली में हम रहते थे, वो भी मेरे नाम कर दी। और विदेश व देश में उसकी ज़्यादातर कंपनियां भी मेरे हवाले कर दी। क्या तुम पागल हो गए हो? स्टडी रूम में बाइनिंग बिंग मेरी गोद में बैठी थी और ढेर सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज पलट रही थी। नहीं, मतलब अगर मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ ही नहीं की होती, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई, अगर मैं सारे पैसे लेकर भाग जाता तो। मैंने हैरानी से आंखें बड़ी कर लीं और पीछे मुड़कर उस औरत को देखा जो मुझे बेहद प्यार भरी मुस्कान से देख रही थी। हाँ, मैं सच में पागल हूँ, एक बड़ा पागल, जो एक छोटे पागल के साथ है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। और जान, जब तुम ऐसे हैरान होते हो ना, बिल्कुल छोटे बिल्ली के बच्चे जैसे लगते हो, बहुत प्यारे। अब सोचती हूँ तुम्हें और क्या गिफ्ट दूं। मैंने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। इतनी बड़ी उम्र में भी प्यार में डूबी हुई ये औरत कितनी ज्यादा चीजी बातें करती है। खैर, अपनी चुनी हुई औरत है तो प्यार भी खुद ही करना पड़ेगा। शाओ चेन, अब से ये जगह हमारा घर है। बाई निंगबिंग ने अपना सिर मेरी गर्दन में छिपा लिया। मैं स्टडी रूम में फैलती धूप को देख रहा था। हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और उस एहसास को अपने अंदर भर लिया। हाँ, मैं आज तक कभी इतना खुश नहीं रहा। अब हमारा भी एक घर है। हम दोनों अभी अपनी छोटी सी दुनिया की खुशी में खोए हुए थे कि तभी मेरा फोन बज उठा। पिछली बार जब बाई निंगबिंग को पता चला था कि मुझे रिंगटोन से डर लगता है, तब उसने मेरे सारे फोन की रिंगटोन बदलकर अपनी गुनगुनाई हुई धुन लगा दी थी। सच कहूं तो उसकी आवाज मुझे बेहद सुकून देती थी। मैंने फोन उठाकर देखा, वीचैट कॉल थी। कॉल करने वाली माँ थी। कोई बात नहीं, उठाओ। बाई निंगबिंग पीछे से मेरे कानों को हल्के से चूमते हुए बोली। मैंने खुद को संभाला और कॉल रिसीव कर ली। गू चेन, तुम वापस देश कब आ रहे हो? अभी 5 महीने बाकी हैं। लियू परिवार के दादाजी अगले हफ्ते जन्मदिन की दावत रख रहे हैं। तुम वापस आकर उसमें शामिल हो जाना। ठीक है। क्या तुम्हारा लियू रोयान से झगड़ा हुआ है? नहीं। तो फिर उसने मुझे फोन क्यों किया? ऐसी बेकार बातों के लिए आगे से मुझे परेशान मत करना। ठीक है। कटे हुए फोन को देखते हुए मैं काफी देर तक खोया रहा। बाय निंगबिन, लगता है अब मुझे दुख नहीं होता। अब तो मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि वो मुझसे नफरत क्यों करती है। बाई निंगबिन ने मुझे अपनी तरफ घुमाया, धीरे से मेरे बालों को सहलाया और फिर मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा। अच्छा बच्चा। मैंने अपना माथा छुआ, लेकिन आंसू अचानक काबू से बाहर हो गए। मैं सीधे उसकी बाहों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। रो लो, सब बाहर निकाल दो। अब तुम्हें आगे कभी कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। मैं और बाई निंगबिन दादाजी लियू के जन्मदिन से एक दिन पहले वापस लौटे। मैं उसे मैं उसे अपने साथ गू परिवार की विला में ले आया। मेरे स्टूडियो में लगी पेंटिंग्स देखकर बाई निंगबिन पूरी रात जलती रही। आखिर मुझे उसे मनाने के लिए वादा करना पड़ा कि आगे से मैं उसके लिए और भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाऊंगा। जब बाई निंगबिन मेरा हाथ थामकर मुझे भोज हॉल में लेकर पहुंचा, तब तक वहां काफी लोग आ चुके थे। अभी तक लियू परिवार के लोग नहीं दिखे थे। बाई निंगबिन को तुरंत ही कुछ लोगों ने घेर लिया और उससे हालचाल करने लगे। मैं चुपके से उस भीड़ से निकलकर एक शांत कोने में चला गया और छोटा सा केक खाने लगा। घू साहब, मैंने सिर उठाया। सामने सफेद सूट पहने जी सचिव था, वही आदमी जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूँ। जी सचिव ने जैसे मेरी आंखें घुमाने वाली नाराजगी को देखा ही ना हो और आकर मेरे पास बैठ गया। घू साहब तो वापस आ गए। मुझे लगा था कि तुम में थोड़ी इज्जत होगी और तुम रोयान के पीछे पड़ना छोड़ दोगे। जी सचिव ने वाइन का गिलास घुमाते हुए धीमे स्वर में मेरे प्रति अपनी नफरत जाहिर की। लड़कों में थोड़ा आत्मसम्मान होना चाहिए। कुत्ते की तरह लियू परिवार से चिपके मत रहो। तुम्हें पता भी है लियू की माँ तुमसे कितनी नफरत करती है। तुम जैसे माँ के होते हुए भी बिना परवरिश वाले लड़के से सगाई की बात सिर्फ गू के दादा की इज्जत रखने के लिए की गई थी। तुम ज्यादा से ज्यादा बस एक मस्खरे खिलौने जैसे हो। असल में लियू साहब के पास खड़े होने का हक सिर्फ मुझे है। अपनी ये चालाक सी शक्ल लेकर यहां मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो। मानो या ना मानो,
बस इस एक गिलास शराब से ही मैं तुम्हें यहां से बाहर निकलवा सकता हूं। मैंने अपने हाथ में पकड़े छोटे केक की तरफ देखा। अब तो कुछ खाने का भी मन नहीं रहा था। जी सचिव जानता था कि मुझे गंभीर मानसिक समस्या है। पहले भी वह मीठी मीठी बातों में ताना मारकर मुझे भड़का चुका था। पहले लियो रोयान के दूर हो जाने से मुझे बहुत असुरक्षा महसूस होती थी, इसलिए उसकी हर उकसाने वाली बात कामयाब हो जाती थी। इस बार उसका असली चेहरा आखिर सामने आ ही गया। इतनी घिन आ रही थी कि मन कर रहा था उसे मार दूं, लेकिन मैं लियो दादाजी के जन्मदिन की पार्टी खराब नहीं कर सकता था। मैं उठकर उससे दूर जाने वाला था। सोचा जैसे किसी कुत्ते के भौंकने को अनसुना कर दूं, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे! उसके हाथ में पकड़ी रेड वाइन सीधे उसके सूट पर गिर गई। गू साहब, मेरा लियू साहब के प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। आपको लियू साहब के आसपास के हर आदमी से दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। जी सचिव की आवाज अचानक ऊंची हो गई, जिससे हॉल में मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान उधर चला गया। मुझे कुछ आभास हुआ तो मैं पीछे मुड़ा, और सच ही लियू रोयान अपने दादाजी को सहारा देकर कमरे से बाहर ला रही थी, और उनके पीछे लियू माँ भी थी। लियू रोयान ने भौहें सिकोड़ी और जी सचिव के सूट पर एक नजर डाली। गुचेन, तुम फिर क्या तमाशा कर रहे हो? लियू माँ ने भी नापसंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। श्याओ चेन, आज तुम्हारे लियू दादाजी का जन्मदिन है। तुम अभी श्याओ यान के मंगेतर भी नहीं हो। ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर जगह जलन दिखाना और बेवजह झगड़ना, ये बहुत छोटी सोच है। लियू दादाजी ने भी भौहें चढ़ाईं और अपनी छड़ी जोर से जमीन पर दो तीन बार ठोकी। गू लड़के, तुम अभी घर जाओ और अपने व्यवहार पर सोचो। मुझे तुम्हारे दादा की जगह तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये सब मेरे साथ कोई सस्ती टीवी ड्रामा की एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं इन लोगों की बातों से सच में हैरान था। शाओ चैन! बाइनिंग बिन तुरंत हॉल के दूसरी तरफ से दौड़कर आई। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर हल्का सा हिलाया। कुछ नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। जी सचिव बनावटी उदासी के साथ जाकर लियू रुयान के पीछे खड़ा हो गया। लियू माँ ने उसका हाथ पकड़कर थपथपाया, जैसे उसे दिलासा दे रही हूं। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि हंसी आ जाती है। मैंने उनकी बातों और आरोपों को नज़रअंदाज किया और आराम से अपने बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला, उसे चालू किया और आवाज़ पूरी तेज कर दी। तुम्हें तो पता भी नहीं लियू माँ तुम्हें कितनी नफरत करती हैं। तुम जैसे माँ के होते हुए भी बिना परवरिश वाले आवारा लड़के। लियू साहब के पास खड़े होने का हक सिर्फ मुझे है। अपनी ये चालाक शक्ल लेकर यहाँ मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो। मानो या ना मानो, बस इस एक गिलास शराब से ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। एक पल में ही पूरा बैंक्वेट हॉल इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। आसपास तमाशा देखने वालों के चेहरे जिज्ञासा से बदलकर तिरस्कार में बदल गए। लियू परिवार के लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बदलने वाली पट्टी हो, और जी सचिव का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे लियू माँ का हाथ छोड़ दिया। न जाने किस घर की किसी महिला ने हल्की सी हंसी छोड़ दी, और फिर आसपास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कौन कहता है कि लियू परिवार गु परिवार के युवा मालिक को लाड प्यार करता है? इतनी कड़वी बातें, और वो भी खुलेआम तंग करना, सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता सालों से बाहर रहकर पुरातत्व और रिसर्च का काम कर रहे हैं। मैंने अपनी आदतन बनावटी मुस्कान ओढ़ ली, रिकॉर्डर बंद किया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। आखिर मैं बचपन से ही तंग किया जाता रहा हूं, इसलिए मेरी सतर्कता हमेशा पूरी रहती है। ओह हाँ, लियू दादाजी के जन्मदिन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं खास तौर पर एक छोटा कैमरा भी लाया था। मैंने अपने सूट पर लगा ब्रोच उतारा और कहा, क्यों ना वीडियो भी देख लिया जाए। मैंने सिर थोड़ा तिरछा करके आंख झपकाई। लियू दादाजी ने गुस्से में छड़ी उठाई और लियू रुयान की टांग पर एक हल्का वार किया। गलत फहमी है, गलत फहमी। लियू रुयान, ये तुम किस तरह का सचिव लेकर आई हो? क्या ये मेरी जन्मदिन की पार्टी बिगाड़ने आया है? लियू माँ तुरंत आगे आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी गलती है, मैं ही ज्यादा जल्दबाजी कर गई। मुझे डर था कि श्याओ चेन बाहर जाकर कहीं गलत आदतें न सीख ले। बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही अपने सगे बेटे जैसा मानती हूँ। मैंने बस औपचारिक तौर पर सिर हिलाया और बिना ध्यान खींचे अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ हाँ, ठीक है। आंटी, आपने अभी सगाई की बात कही थी। मैं और लियू रुयान दीदी तो बस भाई बहन जैसे हैं। हमने कभी इसके लिए हाँ नहीं कहा। आप यूं ही जोड़ी मत बना दीजिए।
मैंने मासूमियत से आंखें झपकाईं, फिर उदास चेहरे वाली लियू रुयान की तरफ देखा। है ना, रुयान दीदी, आपका ये ग्रीन टी सचिव तो बड़ा ही खतरनाक है। अगर मैं रिकॉर्डर न लाता तो आप सब मिलकर मुझे ही दोषी ठहरा देते। अभी सगाई भी नहीं हुई और इतनी चालें, ये तो बहुत छोटी सोच है। मैंने ताना मारते हुए ये सब कहा। सामने खड़े लोग चुप हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। सीधे साधे इंसान का भी एक दिन सब्र टूट ही जाता है। मैंने हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी और मुड़कर उस महिला का हाथ पकड़ लिया जो मुझे प्यार भरी नजर से देख रही थी। जान, क्या मैंने कुछ गलत किया? लियू आंटी और लियू दादाजी मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? मैं तो सोच रहा था कि आज उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊं। मैंने बाय निंगबिंग को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। चलो, हम इन लोगों से थोड़ा दूर चलते हैं। ठीक है। बाय निंगबिंग ने सिर उठाया, अपनी मुस्कान समेट ली और लियू दादाजी की ओर देखा। जब यहाँ हमारा स्वागत नहीं है तो मैं और श्याओ चेन अब ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम चलते हैं। लियू परिवार के जवाब देने का इंतजार किए बिना उसने मुझे थामकर बाहर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। श्याओ चेन, रुको जरा। आखिरकार लियू रुयान ने आवाज दी, जैसे मुझे रोकना चाहती हो। लेकिन मैं और बाई निंगबिंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। घर लौटकर जैसे ही हम अंदर आए, बाई निंगबिंग ने मुझे दरवाजे से सटा दिया। वह जैसे एक भूखी शेरनी की तरह मेरे होंठों पर टूट पड़ी, बेचैनी से मुझे चूमने लगी। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। मैं बस उसके उमड़ते प्यार को महसूस कर रहा था। काफी देर बाद वह धीरे धीरे अलग हुई, लेकिन फिर भी बार बार मुझे चूमती रही। शाओ चेन, तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो? जब तुम गुस्से में किसी छोटे शरारती कुत्ते की तरह लगते हो, तब भी इतने आकर्षक कैसे लगते हो? क्या तुमने मुझ पर कोई जादू कर दिया है? मैं शर्म से लाल होकर उसे हल्का सा धक्का देकर अलग हुआ। शायद इसलिए कि वह चीनी इटालियन मिक्स है। जब वह गंभीर होती है तो एकदम क्लासिक एलिगेंट दीदी जैसी लगती है, लेकिन जब प्यार में डूब जाती है तो उसकी दीवानगी थोड़ी डराने वाली हद तक जोशीली हो जाती है। और मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे हमेशा से ऐसे खुलेआम जताए जाने वाले प्यार की चाह थी। मैंने बाई निंगबिंग की कमर पकड़ ली और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। शायद इसलिए कि तुम मेरे पीछे हो, मैं इतना हिम्मती बन पाता हूँ। अब से जो भी मुझे परेशान करेगा, मैं उसे काट लूंगा। वह मोहक अंदाज में मुस्कुराई और मुझे और कसकर गले लगा लिया। ठीक है, अगर तुम नहीं काट पाए तो मैं तुम्हारी तरफ से काट लूंगी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, तब दोपहर हो चुकी थी। मैं उनींदा सा उठकर फ्रेश हुआ और नीचे आया तो देखा बाइनिंग बिंग एप्रन पहनकर किचन में खाना बना रही थी। मैं उसे ध्यान से खाना बनाते और सब्जियां काटते देखता रहा, फिर पीछे से जाकर उसकी कमर पकड़ ली। नींद पूरी हो गई, बस अभी खाना तैयार हो जाएगा। मैं अभी झुककर देख ही रहा था कि वह क्या बना रही है, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। मैं रसोई से दौड़कर दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला। सामने लियूरुयान थी। मैंने हल्के से दरवाजा बंद किया और मुड़कर उसकी आंखों में देखा। कल की बात के लिए सॉरी। लियूरुयान की आवाज भारी थी। ध्यान से देखा तो उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे भी थे। मैं तो ये नहीं कहने वाला कि कोई बात नहीं। यहाँ एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है, अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती। और कुछ काम है, मुझे वापस जाकर खाना खाना है। कल तुम और बाई निंगबिन क्या सिर्फ मुझे जलाने के लिए थे? हमारे बीच की बातों में किसी तीसरे को मत लाओ। और बाई दीदी रोज बहुत व्यस्त रहती हैं, उन्हें बार बार परेशान मत किया करो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए साफ साफ कहा। नहीं, ये सब तुम्हें जलाने के लिए नहीं था। बाई निंगबिन मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कोई बाहरी नहीं, मेरे अपने लोगों में से है। लियो रुयान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसकी आवाज भी ऊंची हो गई। तुम और बाई निंगबिन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? वो मुझसे भी 3 साल बड़ी है। मैंने कंधे उचकाए। हाँ, तो मुझसे 6 साल बड़ी ही तो है, कोई 10-20 साल थोड़ी ना है। इतना एज गैप तो बिल्कुल नॉर्मल है। और वो मुझे बच्चा भी नहीं समझती। लियू रुयान अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने भौहें सिकोड़ लीं और मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। तुम मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, छोड़ो मेरा हाथ।
तुम्हें पता भी है उसका परिवार कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बाई निंगबिन की माँ कंट्रोल फ्रीक है। वो चाहती थी कि उसके पिता हर वक्त उसके साथ चिपके रहें। आखिर में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। एक पल पहले नीचे खड़े होकर बाई निंगबिन से बात कर रहे थे और अगले ही पल उसके सामने मर गए। उसकी माँ जैसी है, वो खुद भी वैसा ही है, कंट्रोल करने वाला। तुम्हें अंदाजा भी है उसके तरीके कितने खतरनाक हैं। जिसने भी विदेश में उसे धोखा दिया, उसका अंजाम कितना डरावना हुआ। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? लियू रुयान की आंखें लाल हो गई थीं। उसने मेरे कंधों को दोनों हाथों से पकड़कर मुझे झकझोरना शुरू कर दिया। मैं बस सिर झुकाकर हल्का सा हंस दिया। मुझे पता है, पहली बार उसे देखते ही मुझे ये एहसास हो गया था। लियू रुयान जैसे मेरी बात समझ ही नहीं पा रही थी। शुरुआत में वह मेरे लिए हर फैसला खुद करता था। दिन में क्या खाना है, बाहर क्या पहनना है, समय कैसे बांटना है, सब कुछ उसने बड़े परफेक्ट तरीके से तय किया हुआ था। बाद में तो हाल ये हो गया कि मैं किससे मिल रहा हूँ, रात को कितने बजे घर लौटता हूँ, सब कुछ उसे बताना पड़ता था। लेकिन क्या यही तो मैं नहीं चाहता था? एक तरफ कंट्रोल करने वाला इंसान और दूसरी तरफ मुंह जैसा जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने वाला, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। वह कभी मुझसे चिपके रहने पर परेशान नहीं होता और न ही उसे ये अजीब लगता है कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। जब मेरे पास खुद कोई फैसला लेने की समझ नहीं होती, तो वो मेरी जगह फैसले ले लेता है। मैंने लियू रुयान के हाथ अपने कंधों से हटाए। बाई निंगबिंग, जैसे मेरी किस्मत में ही लिखी हुई है, जैसे वो मेरा ही एक हिस्सा हो। पहले मैं हमेशा सपना देखता था कि कोई ऐसा हो जो मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बना ले, मुझ पर ध्यान दे, मुझसे प्यार करे और मुझे पूरा सुरक्षित महसूस कराए। जिंदगी कुछ ही सालों की है। जब मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरे साथ पूरी तरह फिट बैठता है, तो फिर मैं खुद को बदल कर क्यों तकलीफों दूं? और वैसे भी मुझे महसूस होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर बन रहे हैं। पहले वो कहता था कि गुचेन को सुबह 7 बजे उठना ही है। अब वो कहता है कि गुचेन जब पूरी नींद ले ले तब उठे। वो मुझे हर वो काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मैं गिरने वाला होता हूँ, तो वो पीछे से तुरंत मुझे संभाल लेता है। और मेरा उस पर भरोसा उसे भी इस दुनिया में अपना होने का एहसास देता है। अब वह पहले जैसा स्वार्थी और ठंडा दिल वाला व्यापारी नहीं रहा, और न ही वह पागल इंसान रहा जो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ होते ही खुद को नुकसान पहुंचाता था और बेसमेंट में छिप जाता था। अब हम एक दूसरे का घर हैं। ये सोचकर मुझे अभी सच में अपने कमरे में वापस जाकर बाई निंगबिंग को गले लगाने का बहुत मन कर रहा है। दीदी, पहले मैं आपसे बहुत ज्यादा चिपका रहता था, आपको काफी परेशान करता था। जब आप मुझे गलत समझती थीं तो मुझे गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था। लेकिन फिर भी मैं बचपन से आपकी देखभाल के लिए आपका आभारी हूँ। मैंने लियू रुयान को जाते हुए देखा और तुरंत दरवाजा खोल दिया। बाई निंगबिंग दरवाजे से 10 कदम से भी कम दूरी पर खड़ा था, सिर झुकाकर फोन देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे दरवाजा खोलते देखा, वह तुरंत मुस्कुराने लगा और मैं भी मुस्कुराते हुए उस पर झपट पड़ा। शाओ चेन, तुम क्या बना रहे हो? इतनी अच्छी खुशबू क्या है? शिमला मिर्च के साथ मांस। महिला ने उसी समय मेरा हाथ थाम लिया और मुझे डाइनिंग रूम की तरफ ले गई। पिछली बार चेकअप में पता चला था कि तुम्हें खून की कमी, एनीमिया है, इसीलिए हमारे शाओ चेन को आयरन की जरूरत है। लेकिन मुझे शिमला मिर्च पसंद नहीं है। नहीं, कम से कम एक कौर तो खाओ। मैंने शिमला मिर्च को बहुत बारीक काटा है और अच्छे से नरम भी पकाया है। तुम इसे चावल में मिलाकर खाओगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैं थोड़ा सा खा लूंगा। शाबाश, अच्छा बच्चा। हम जल्दी से विदेश वापस नहीं गए। सोचा कि जब यहाँ आ ही गए हैं तो देश में अलग अलग जगह घूम लेते हैं। एक बार बार के प्राइवेट रूम में, लियू दीदी, आप थोड़ा कम पिए, आपको तो लगभग शराब का जहर हो जाएगा। झाओ शुए ने झट से लियू रुयान के हाथ से बोतल छीन ली ताकि उसे होश में ला सके, जो नशे में डूबी हुई थी। क्यों? शाओ चेन अब अपनी दीदी को क्यों नहीं ढूंढता? काफी समय हो गया है। वह मुझसे चिपक कर फिल्म देखने, किताब पढ़ने या पेंटिंग करने के लिए नहीं कहता। उन मर्दों में से कोई भी शाओ चेन जितना हैंडसम या आज्ञाकारी नहीं है। हाँ, वही सेक्रेटरी जी। मैंने उसे पहले ही नौकरी से निकाल दिया है। उसने जानबूझकर हमारे बीच फूट डाली, जिससे हमारा शाओ चेन दुखी होकर विदेश चला गया। गुचेन, मुझे पछतावा हो रहा है। लियू रुयान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और आंसू उंगलियों के बीच से बहने लगे। झाओ,
शुए ने झुंझलाकर एक सिगरेट जला ली। लियू रुयान की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते वह हमेशा से मानती थी कि लियू रुयान के मन में शाओ चेन के लिए सिर्फ भाई बहन जैसा रिश्ता नहीं था। लेकिन उस समय अगर वह यह बात साफ साफ भी कह देती तो भी लियू रुयान उस पर विश्वास नहीं करती। इसलिए उसने पूरी कोशिश की कि लियू रुयान शाओ चेन को चोट न पहुंचाए। और आज जो अंजाम हुआ है वह लियू रुयान के अपने ही कर्मों का नतीजा है। इंसान भी अजीब होता है। जब तक कोई चीज़ उसके पास होती है वह उसकी कद्र नहीं करता, और जब खो देता है तभी समझ आता है कि जो सबसे साधारण लगता था वह कितना कीमती था। सुबह सुबह बाई निंगबिंग अपने पति को अपनी बाहों में लिए उसे प्रेम भरी नज़र से देख रही थी। शादी के 7 साल बाद शाओ चेन और भी ज़्यादा आकर्षक हो गया था। उन्होंने साथ मिलकर नए नए क्षेत्रों में कदम रखा, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कॉलेज लाइफ का मज़ा लिया और एक खूबसूरत कैंपस लव स्टोरी जी। ग्रेजुएशन के बाद वे घूमने फिरने निकल पड़े, साथ ही समाज सेवा, चैरिटी भी की और अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखकर संजोया। उन्होंने इस बार पूरे 3 महीने हवेली में आराम किया और अगले महीने अंटार्कटिका जाने का फैसला किया है। इस दौरान उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है। वह इस सब में काफ़ी आनंद ले रहा है। इतने सालों में शाओ चेन ने गु परिवार के पति पत्नी से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए हैं। सुना है कि गु दंपति का तलाक हो चुका है और अब दोनों की अपनी अपनी नई जिंदगी और परिवार हैं। जहाँ तक यह सवाल है कि उसके माता पिता ने उसे कभी प्यार क्यों नहीं किया, शायद अब यह बात शाओ चेन के लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ सच्चाइयाँ अच्छी नहीं होती, इसलिए उनकी कहानी में इन सवालों के जवाब की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर जवाब मिल भी जाए तो उससे कुछ बदलेगा नहीं, बस बेवजह की परेशानी ही बढ़ेगी। जहाँ तक लियू रुयान की बात है, उसकी कहानी और भी ज़्यादा उलझी हुई है और आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। उसने उस समय के सचिव जी से शादी कर ली। ये सच में हैरान करने वाली बात है। उस समय सचिव जी ने लियू रुयान के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उसे दवा दे दी थी। बाद में जब मामला बढ़ गया तो लियू दादाजी और उसके माता पिता के दबाव में दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन वह शादी सिर्फ नाम की ही थी। शादी के बाद सचिव जी लगातार लियू परिवार के पैसों से अपने घर वालों की मदद करता रहा। बाद में लियू परिवार को पता चला कि ली बोदा के 3 छोटे भाई भी हैं। वे लोग खुद को लियू साहब के रिश्तेदार बताकर लियू कंपनी में दखल देने लगे और पूरा माहौल खराब कर दिया। लेकिन तब तक लियू परिवार को चाहे जितना पछतावा हो, बहुत देर हो चुकी थी। सुना है कि अब तलाक की नौबत आ गई है। सचिव जी बहुत बड़ी रकम की मांग कर रहा है और किसी भी तरह लियू कंपनी का आधा हिस्सा हड़पने पर तुला हुआ है। लियू की मां को कहीं से शाओ चेन का नया नंबर मिल गया, लेकिन कॉल बाई निंगबिंग ने उठाया। उसे शाओ चेन की तरफ से सोशल मामलों को संभालने की पूरी अनुमति है, इसलिए कोई भी उनके जीवन में दखल नहीं दे सकता। ये सोचते हुए बाई निंगबिंग ने समय देखा। शाओ चेन के उठने का समय होने वाला था। आज वे बाहर नाश्ता करने जाने वाले थे। बाई निंगबिंग ने झुककर मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। नई सुबह मुबारक हो मेरे दूसरे आधे।